गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, और आज मैं आप सबों के लिए 9th के ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर का वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप के विषय में अध्ययन करेंगे। भारत के भौतिक स्वरूप का अर्थ है कि भारत में विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं, मतलब भू आकृति, जिसे इंग्लिश में लैंड फॉर्म कहते हैं, उसके विषय में हमें पढ़ना है। भू आकृति का मतलब होता है कि हमारा जो पूरा भारत है, इसमें अलग अलग प्रकार के धरती की आकृति है। जैसे हमारे पूरे उत्तर भारत में केवल हिमालय ही हिमालय है। उत्तर भारत के जैसे ही नीचे आइएगा तो आपको मैदानी क्षेत्र मिलेगा, यानी कि पूरा समतल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ द्वारा क्षेत्र जो है वो निर्मित है। नदियों के जलोढ़ द्वारा ये क्षेत्र निर्मित है। जैसे ही आप उत्तरी मैदान के जस्ट नीचे आइएगा, आपको भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र मिलेगा। भारत के पश्चिम के दिशा में एक क्षेत्र है जिसे हम लोग मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। साथ ही साथ भारत में तटीय क्षेत्र भी मौजूद है, यानी कि समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र भी मौजूद है। उसके अलावा भारत के पास 2 द्वीपीय क्षेत्र भी है। तो इस तरह से भारत के पास कुल मिलाकर के 6 भौतिक स्वरूप है, और इन्हीं भौतिक स्वरूप को भारत का भौतिक स्वरूप के नाम से जानते हैं, और इन्हीं को हम स्थलाकृतियाँ कहते हैं भूगोल की भाषा में। आइए हम इसे लिखते हैं। तो भारत के पास जो 6 मुख्य भौगोलिक आकृतियां यानी कि भौतिक स्वरूप है वो इस प्रकार से है। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर की ओर है। दूसरा जो है उत्तरी मैदान है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसके जस्ट नीचे का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो खाली क्षेत्र आपको दिख रहा है वो क्या कहलाता है? उत्तरी मैदान कहलाता है। तीसरे नंबर पर आता है प्रायद्वीपीय पठार। जैसे ही आप उत्तरी मैदान के जस्ट नीचे आइएगा, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? आपका प्रायद्वीपीय पठार कहलाएगा। लेकिन आप याद रखिए, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये बीच वाला भाग है, उसके किनारे वाला जो क्षेत्र है उसे हम तटीय मैदान कहते हैं या तटीय क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा जस्ट नीचे आप आइएगा तो द्वीप समूह मिलेगा। एक द्वीप समूह अरब सागर में है जिसका नाम लक्षद्वीप है, और दूसरा जो द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा भी अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी, इसमें छोटे छोटे द्वीप समूह मौजूद है, और कुछ केंद्र शासित क्षेत्र भी जो है वो द्वीप समूह में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है राजस्थान के क्षेत्र में, वहाँ पर भारत का भारतीय मरुस्थल है, और उस भारतीय मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। ओके, तो इन सभी चीज़ों के विषय में हमें विस्तार से पढ़ेंगे एक एक करके। आज हम लोग सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला के विषय में विस्तार से समझते हैं। तो आइए अब आइए हम लोग समझते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के विषय में, जो भारत के भौतिक स्वरूप यानी कि भारत की स्थलाकृतियों का पहला रूप है, जो पूर्ण रूप से उत्तर में अवस्थित है। भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है उसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला पूर्ण रूप से विस्तृत से फैला हुआ है। देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला को समझने के लिए आपको ये चीज़ समझना होगा कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार से हुआ। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम हिमालय के विषय में आपको परिचय दे देते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, और इसमें जो विभिन्न प्रकार का क्षेत्र है उसका अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने 3 भाग में बांटा है, और उन तीनों में क्या क्या चीज़ें अंतर है। तो सबसे पहले ये समझिए, अगर आप हिमालय का बात कीजिएगा तो हिमालय बहुत ही बड़ा और विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ एक पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला का मतलब क्या होता है? ऐसा पेंटिंग आप बहुत बार बनाएंगे जहां पर आप 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे पहाड़ एक साथ बना देते हैं। पहाड़ मतलब पर्वत। तो ये जो एक साथ आप बना देते हैं, इसी को हम श्रृंखला कहते हैं। मतलब 1 2 3 बहुत सारे पर्वत जब एक साथ होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? पर्वतों की श्रृंखला कहते हैं। तो उसी प्रकार से भारत में ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ओके, हम आपको यहाँ पर डायरेक्शन लिख देते हैं। ऊपर की दिशा हमेशा नॉर्थ होगी, और नीचे का दिशा साउथ यानी कि उत्तर दक्षिण, और इस ओर आपका ईस्ट होगा, और इस ओर आपका होगा वेस्ट। पाकिस्तान की तरफ वेस्ट है, और इधर म्यांमार की तरफ क्या है? पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट की दिशा है। अब आप इस चीज को समझिए, भारत का जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ से पश्चिम से पूर्व तक फैला, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है, और इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर, यानी कि बहुत ही बड़े क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है। अब साथ ही साथ इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। 400 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। इसके अलावे भी ये आगे तक फैला हुआ है, लगभग 400 किलोमीटर इसका
चौड़ाई है। लेकिन आप याद रखिए कि ये जो आपको दिख रहा है ये पश्चिमी भाग है, यानी कि जम्मू कश्मीर के पास इसकी चौड़ाई अधिक है 400 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही आप इस ओर जाइएगा पूर्व दिशा में अरुणाचल प्रदेश के पास, वहां पर इसकी चौड़ाई कम हो जाती है और वहां पर चौड़ाई होती है 150 किलोमीटर। यानी यहाँ पर आपको 400 किलोमीटर मिलेगा और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में इसकी जो चौड़ाई है वो मात्र 150 किलोमीटर है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसकी एक तरफ चौड़ाई अधिक है और दूसरी ओर चौड़ाई क्या है, कम है। अब इसकी आकृति की अगर तुलना किया जाए तो ये एक प्रकार से घुमावदार है, और घुमावदार को हम एक शब्द इसमें किताब में यूज किया गया है, वलित पर्वत श्रृंखला। वलित का मतलब क्या होता है, ये सीधा नहीं गया है बल्कि ये क्या हुआ है, ऐसे करके मुड़ के गया। जैसा कि तलवार आप देखे होंगे, तो तलवार जो है राणा प्रताप का तलवार देखे ना, तो तलवार आप जरूर कहीं देखे होंगे। तो तलवार की आकृति कैसे सीधा नहीं होती है, वो इस तरह से जाकर के हल्का सा मुड़ जाता है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो बनावट है वो किस प्रकार से वलित है, बनावट की दृष्टि से वलित है। और साथ ही साथ ये युवा पर्वत श्रृंखला है। युवा का मतलब क्या होता है, युवा का मतलब होता है नया, जवान, यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला पूर्ण रूप से नया बना हुआ श्रृंखला है। और वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि ये प्रत्येक वर्ष कुछ सेंटीमीटर ऊपर भी उठते रहता है, कुछ इंच ऊपर उठते रहता है। तो ये हमने समझ लिया हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और एक तरफ इसकी चौड़ाई अधिक है और दूसरी ओर चौड़ाई क्या है, कम है। और इसको समझने के लिए इसे 3 पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है, जिसमें से पहला जो है हम उसे कहते हैं वृहद हिमालय। वृहद हिमालय को ही महान हिमालय और आंतरिक हिमालय कहते हैं। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो आपको दूसरा हिमालय मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं निम्न हिमालय। और चूंकि ये बीच में है तो इसलिए हम इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, और इसे एक और नाम से जानते हैं यानी हिमाचल हिमालय। यानी कि ये तीनों नाम इसी का है, ऊपर वाले का भी 3 नाम है और नीचे वाले का भी 3 नाम है, जबकि सबसे लास्ट वाला उसका केवल एक ही नाम है, और उस पर्वत श्रृंखला को हम शिवालिक पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो 3 आप देख सकते हैं। अब इन तीनों पर्वत श्रृंखला में अंतर क्या, आप देखिए, ये जो आपको पहला वाला दिख रहा है ये यहाँ से शुरू होता है और ये नेपाल के ऊपरी हिस्से से जाते जाते ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, और ये पूर्ण रूप से सतत है। सतत का मतलब लगातार है, इसमें कहीं भी पर्वत के बीच में गैप आपको देखने को नहीं मिलता है। 2 पर्वत श्रृंखला के बीच में जो बड़ा सा गैप होता है उसे हम घाटी कहते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, घाटी। तो यहाँ पर जो है घाटियाँ ज़्यादा चौड़ी नहीं है और इनके बीच में घाटियाँ कम है, और ये पर्वत श्रृंखला बहुत ही लगातार है, मतलब सतत है। इसलिए पहली वाली जो महान हिमालय है हम उसे सतत हिमालय कहते हैं। जस्ट उसके नीचे जब आइएगा तो ये वाला जो पर्वत श्रृंखला ये सतत नहीं है बल्कि इसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, थोड़ा थोड़ा क्या है, गैप है। ओके, इनके बीच में जो है कह सकते हैं गैप है, यानी कि ये सतत नहीं है। और इसका नाम क्या है, निम्न हिमालय, मध्य हिमालय, और एक और नाम है हिमाचल। और जस्ट उसके नीचे आइएगा तो इसमें भी उतना ज़्यादा ये कह सकते हैं कंटिन्यूस नहीं है, सतत नहीं है, इसमें भी गैप देखने को मिलता है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है शिवालिक। तो इस तरह से 3 पर्वत श्रृंखलाएं भारत के हिमालय पर्वत श्रृंखला में मौजूद है। ओके, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला याद रखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं आता है। याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं आता। कारण है कि ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के बनने से पहले ही बना, यानी कि ये हिमालय के बनने से पहले ही बन चुका है। ओके, और ये सारी चीजें क्या है, बाद में बना है। ओके, तो याद रखिएगा, हम जब आपको निर्माण बताएंगे तब आपको बता देंगे, फिलहाल आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला के विस्तार की बात करें तो ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर हमारी सिंधु नदी बहती है। तो सिंधु नदी से लेकर के यहाँ पर अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो ब्रह्मपुत्र नदी, यानी सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक के बीच का जो क्षेत्र है हम उसे हिमालय श्रृंखला कहते हैं। इसके अलावे भी ये इस ओर फैला हुआ है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आके खत्म हो जाता है, यहाँ पर आकर के ये मुड़ जाता है। और यहाँ पर जो विभिन्न राज्य है जैसे कि मिजोरम है तो मिजो पहाड़ियाँ, नागालैंड है तो नागा पहाड़ियाँ कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में इसे पटकाई पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है अलग अलग श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय का ही, लेकिन वो इधर आकर के मुड़ जाता है। इसके अलावा ये म्यांमार, भारत का जो पड़ोसी देश म्यांमार है उसमें जब भी जा करके प्रवेश कर जाता है। अब आइए हम लोग समझते हैं इसके निर्माण के विषय में, और साथ ही साथ इन तीनों में जो मुख्य अंतर है उसके विषय में समझते हैं। हिमालय की जो 3 श्रृंखला है, महान हिमालय, निम्न हिमालय और तीसरा जो है शिवालिक, इन तीनों में क्या अंतर है उसे हम लोग समझते हैं।
अब आइए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं और वो टॉपिक है हिमालय का निर्माण। हिमालय का निर्माण सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। सबसे पहले समझते हैं कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ। पूरी दुनिया आज से 11 करोड़ वर्ष पहले की बात है। पूरी दुनिया में दो क्षेत्र था, एक क्षेत्र था अंगारा लैंड, ये भूमि वाला क्षेत्र है, और ये जो दिख रहा है ये गोंडवाना लैंड, ये धरती वाला क्षेत्र है। उसके अलावा ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये पानी वाला क्षेत्र है और इसको हम लोग 33 सागर कहते थे। तो बहुत समय के बाद ये जो गोंडवाना लैंड है, आज से 11 करोड़ वर्ष पहले ये जो आपको गोंडवाना लैंड दिख रहा है ये उत्तर की ओर खिसकने लगा, ये ऊपर की ओर जाने लगा, और इसके खिसकाव के चलते यहाँ जो भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र है वो इससे जाकर के टकरा गया, और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के पास आने के चलते ये जो इसके बीच का मलबा है, यहाँ पर जो क्षेत्र है वो क्या हो गया, ऊपर की ओर उठ गया, और इस प्रकार से हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसे पहले मिटा देते हैं, आप इसे समझ लीजिए। ये अंगारा लैंड है और उसके नीचे क्या है, गोंडवाना लैंड, और बीच में जो सागर है या नदी है या जो पानी का क्षेत्र है उसका नाम था 33 सागर। और गोंडवाना लैंड क्या हो रहा था, आगे आ रहा था, ये फिक्स था। अगर आप एक ईंटा रख दीजिएगा और नीचे से एक और ईंटा को क्या कीजिएगा, सरकाइएगा, तो धीरे धीरे बीच में जो कह सकते हैं बालू गर्दा जो भी चीज होगा वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ जाएगा। यहाँ पर क्या था, अवसाद था, वो क्या हो गया, ऊपर उठ गया। अब इसे एक चीज बेहतर तरीके से समझते हैं, इसको मिटा करके। अब यहाँ पर समझिए, ये है अंगारा लैंड और ये बीच वाला जो है वो 33 सागर है, और ये वाला क्या है, गोंडवाना लैंड है। ओके, तो ये चीज यहाँ से इस तरह से आप रिलेट कर लीजिए। ये वाला जो दिख रहा है ये 33 सागर का क्षेत्र है, ये धीरे धीरे अंदर की ओर धंसने लगा, ऐसा माना जाने लगा, इसका पानी का क्षेत्र नीचे जाने लगा, जिसके चलते ये गोंडवाना लैंड क्या हो गया, आगे आ गया। और यहाँ पर जो अवसाद था वो धीरे 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 ऊपर उठने लगा, और इस अवसाद के ऊपर उठने के चलते यहाँ पर क्या हो गया, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो ये बन गया अपना हिमालय पर्वत श्रृंखला। बहुत ही बड़ी श्रृंखला है, 2400 किलोमीटर बड़ी है और 500 किलोमीटर चौड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र का निर्माण हुआ। लेकिन आप समझ सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो अंगारा लैंड में आपको दिख रहा क्षेत्र, यहाँ पर कुछ ऐसा क्षेत्र था जो पहले से ही मौजूद था, यानी कि ये वाला हिमालय इस हिमालय के बनने से पहले ही मौजूद था। इस वाले हिमालय ऐसा माना जाता है 11 करोड़ वर्ष पहले बना, करोड़ वर्ष पहले बना, और ये वाला इससे भी पहले बन करके तैयार था। ये वाला पहले से ही क्या था, बन करके तैयार था। ये वाला जब इससे आया तो इससे टकरा गया, इसीलिए हिमालय के जो पीछे वाला क्षेत्र है हम उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय को आप इस तरह समझिए कि ये आपको दिख रहा है ये हिमालय का क्षेत्र है, ओके ना, ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला, और इसके पीछे जो ये जो मार्कर है ये ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय क्या हो गया, ये पीछे वाला क्षेत्र हो गया जो आपको इस ओर से दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर हिमालय का बहुत बड़ी बड़ी श्रेणियाँ जो जम्मू कश्मीर में देखने मिलेगा, जैसे कि जास्कर श्रेणियाँ, फिर आपको लद्दाख श्रेणियाँ, और तीसरे नंबर पर आपको देखने मिलेगा, सॉरी उल्टा हो गया, पहले होगा काराकोरम पर्वत श्रृंखला, दूसरा हो जाएगा लद्दाख पर्वत श्रृंखला, और तीसरे नंबर पर जास्कर पर्वत श्रृंखला। ये हम जब आपको मैप में दर्शाएंगे तब आपको बेहतर तरीके से दिखाएंगे। लेकिन वो सब किस में आता है, ट्रांस हिमालय में आता है, वो हिमालय श्रृंखला में नहीं आता है। क्यों, क्योंकि उसका निर्माण हिमालय के बनने से पहले ही हो चुका था। ओके, तो ये था हिमालय पर्वत का निर्माण। अगर आपसे सवाल आएगा कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो सब्जेक्टिव में इस सवाल का जवाब आप लिखिएगा कि जो ये वाला जो क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड का उत्तर की ओर खिसकने के कारण वो क्या हुआ, अंगारा लैंड से टकरा गया, और उसके बीच का जो सागर था 33 सागर, उसमें बड़ा हुआ अवसाद या मलबा ऊपर की ओर उठ गया, और इस उठने के कारण हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया। ओके, हिमालय के निर्माण को समझने के बाद आइए हम लोग तीनों हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है उसमें अंतर को समझते हैं। सबसे पहला जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम वृहद हिमालय है, और दूसरा जो है वह हिमाद्री है, और तीसरा जो है वह शिवालिक है। हम आपको इसके अलग अलग नाम भी बता देते हैं। वृहद हिमालय को हम आंतरिक हिमालय के नाम से जानते हैं, और यही सबसे महान हिमालय है जिसे हम लोग ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। साथ ही साथ तीसरा जो है उसका नाम हिमाद्री है, जिसे मध्य हिमालय, निम्न हिमालय और हिमाचल के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो है उसका नाम शिवालिक है। ओके, तो ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं, ये आप इस तरह से समझिए। ये पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से शुरुआत कीजिएगा, ये थोड़ा नीचे है, जस्ट उसका ऊपर जाएगा थोड़ा हाइट और बढ़ेगा, उसके और ऊपर जाइएगा तो हाइट क्या होगा, और ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से इसको बांटा गया है। ओके, तो अब हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले जो वृहद हिमालय, इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है और इसकी चौड़ाई भी सबसे अधिक है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसमें 6000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, मतलब 6 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई हो सकती है। साथ ही साथ अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ा कितने दूर तक ये फैला हुआ है, तो इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। अब ये बना किससे है, क्रूड ग्रेनाइट से बना हुआ है, और इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ है।
क्यों? क्योंकि ये सबसे हाइट में, इसलिए ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है और हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहने के कारण इससे ही हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानियों का मतलब नदी का स्रोत, जैसे कि गंगोत्री हिमाने, यमुनोत्री हिमानियाँ, वो जो हिमानियाँ मतलब बर्फ का पानी पिघला हुआ है जो आगे चल करके क्या बनाएगी, नदी बनाएगी। तो याद रखिएगा सबसे पहला ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है और ये किससे बना है, क्रोड ग्रेनाइट से बना है और इससे ही हिमानियों का प्रवाह होता है। दूसरा जो है उसे हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री वृहद हिमालय के जस्ट दूसरा पार्ट है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये इससे थोड़ा कम हाइट पर है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि सबसे ऊपर में हिमाद्री है, जस्ट उसके नीचे कौन होगा, ये माफ़ कीजिए, सबसे पहले वृहद हिमालय है, महान हिमालय, उसके नीचे आपका मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, हिमाचल यानी हिमाद्री, ये तीनों इसी का नाम है। ये वाली पर्वत श्रृंखला आएगी और इनमें जितने भी पर्वत श्रृंखला है उसकी हाइट 3700 मीटर तक ही है। 3700 जो 3.5 किलोमीटर के आसपास होता है, से 4.5 किलोमीटर यानी कि 4500 मीटर तक की इसकी हाइट है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 50 किलोमीटर से कम है। ये आपको पता है 50 किलोमीटर से ऊपर है, ये लगभग 50 किलोमीटर तक। ये सारी चीज़ें हम एवरेज बता रहे हैं। एवरेज का मतलब यहाँ पर अगर 600 मीटर तक एवरेज है तो इससे भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पर आपको मिलेगा। ये एवरेज हाइट है, इससे कम आपको नहीं मिलेगा, इससे अधिक मिलेगा। 8848 मीटर एवरेस्ट की चोटी, तो आप देख सकते हैं इससे भी ऊंचा है, 6 से भी ऊंचा है। यहाँ पर अगर हम एवरेज ले रहे हैं तो इससे आपको ऊंचा मिलेगा, लेकिन इससे कम आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। अगर आप बोलेगा कि ये किससे बना हुआ है तो यहाँ पर जो सेल है ये सेल से बना है, पत्थर से बना है। और वो कैसा पत्थर है, अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित जो पत्थर है, परिवर्तित जो सेल है उनसे बना हुआ है। सेल को हम इंग्लिश में रॉक कहते हैं, चट्टान समझ सकते हैं। ओके, अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये दूसरा नंबर वाला है। ओके, ये दूसरा नंबर वाला है, ये सबसे ऊंचा है और सबसे ऊंचा पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं, लेकिन वहाँ पर जा नहीं पाते। वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं स्ट्रगल वाला होता है वो वहाँ पर चढ़ जाता है। जैसे कि बछेंद्री पाल ने हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को फतेह कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, बहुत संघर्ष था, उनमें हौसला था, इसलिए वो चढ़ गए। बहुत आदमी को डर लगता है, सबसे बड़ी बात है उसमें बर्फ है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा आदमी देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर पेड़ पौधे भी देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर वाला जो हिमाद्री है यहाँ पर नगर बसा हुआ है, नगरी पहाड़ी इसको कहते हैं, पहाड़ी नगर के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल बीच में, ना ज़्यादा हाइट में है और ना ही कम हाइट में, इसलिए यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं और इसलिए हम इसे पहाड़ी नगर कहते हैं। जितना भी हिमालय के क्षेत्र में घूमने वाला जगह है वो यहाँ पर ही है और लोग यहाँ पर ही घूमने के लिए जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ हम समझ लिया। अब हम लोग आते हैं तीसरा वाला जो शिवालिक है, यानी कि ये वृहद हिमालय, उसके बाद आपका मध्य हिमालय और तीसरा वाला जो है शिवालिक, जो सबसे नीचे है, यानी कि इसकी हाइट क्या है, कम है। अब जब कम हाइट है तो लोग यहाँ पर उतना रहना पसंद नहीं करते हैं। इसकी हाइट अगर बात करें तो 900 से लेके 1100 मीटर तक का जो हाइट है यहाँ पर पाया जाता है और एवरेज हाइट है। इसके बाद इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। अब ये बना किससे है, तो ये बना है नदी द्वारा लाए गए अवसाद से बना। नदियाँ जो है अपने साथ बहुत सारी मिट्टी बहा के लाता है, कंकड़ बहा करके लाता है, जो जहाँ रास्ता उसके साथ पर देखिए पहाड़, ऐसे पहाड़ है, यहाँ से नदी बह रही है बहुत, चूंकि पहाड़ है तो यहाँ पर ढाल बहुत ज़्यादा है, इसलिए पानी का बहाव बहुत तेज होगा और बहुत तेज बहाव होने के कारण उसके पास जो मिट्टी आता है उसे काट देता है और उसी चीज़ को हम अवसाद कहते हैं। लेकिन जैसे ही जो ढाल वाला क्षेत्र खत्म होता है, प्लेन वाला आता है, वो उसको बहा नहीं पाता है और इस तरह से वो उसको वहाँ पर छोड़ देता है और पानी आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह से नदियों द्वारा लाए गए संपीड़ित असंपीड़ित अवसादों से बना हुआ है। अब ये चूंकि अवसाद से बना है इसलिए आपको इसमें दो चीज़ देखने को मिलेगा, या तो बजरी देखने को मिलेगा या तो जलोढ़ अवसाद देखने को मिलेगा। इसलिए ये हमेशा बजरी से ढका हुआ मिलेगा और साथ ही साथ ये हमेशा जलोढ़ अवसाद से ढका हुआ मिलेगा। और जो वृहद हिमालय वो किससे ढका हुआ मिलेगा, वो बर्फ़ से ढका हुआ मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, इसलिए इसमें ज़्यादातर आपको जानवर और वनस्पति देखने को नहीं मिलता, लेकिन इन दोनों में आपको जानवर और वनस्पति देखने को मिलता है। तो ये मुख्य अंतर है तीनों हिमालय में। अब एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें जो वृहद हिमालय है, इसमें दुनिया के सबसे बड़े बड़े पहाड़, दुनिया का 10 सबसे बड़ा पहाड़ जो है वो वृहद हिमालय में ही देखने को मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा पहाड़ है। साथ ही साथ जो शिवालिक है इसमें अलग अलग प्रकार के दून देखने को मिलता है, जैसे कि देहरादून, तो वो दून कौन सा है, उसका नाम क्या है, वो हम लोग देखते हैं। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उन चीज़ों को समझते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं वृहद हिमालय को विस्तार से। देखिए वृहद हिमालय में बहुत बड़ी बड़ी चोटियां अवस्थित है, यानी कि बहुत ही बड़े बड़े पर्वत
पर्वत है, इन पर्वत श्रृंखला में कुछ ऐसी चोटियां हैं जो सबसे ऊंची है, उन्हें हमें याद रखना जरूरी पड़ता है और वो कहाँ पर अवस्थित है ये देखना जरूरी है। तो आइए हम इससे पहले समझ लेते हैं। जब हम आपको बता रहे थे हिमालय का निर्माण, तब आपको बताए थे कि ये जो श्रृंखला है ये पहले ही बन चुका है और इसे हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं लाते हैं। ओके, तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं आता है। अब इसके जस्ट नीचे जो श्रृंखलाएं हैं वहाँ से शुरू हो गई हिमालय पर्वत श्रृंखला। जस्ट उसके नीचे जो पहली श्रृंखला है उसे हम वृहद हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं। उनमें जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं यानी कि जो बड़ी बड़ी चोटी है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले शुरू होता है, यहाँ पर जो सबसे पहला पर्वत है वो नंगा पर्वत है। अगर आपसे पूछेगा हिमालय कहाँ से कहाँ तक है तो बोलेगा नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक जो क्षेत्र है वो किस में आता है, हिमालय के क्षेत्र में आता है। अब एक एक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये वाला सिक्किम में है और इस पर्वत का नाम है कंचनजंगा। अब यहाँ पर मैंने उसका हाइट भी लिख दिया, ये कितना हाइट है। कंचनजंगा की हाइट 8,598 मीटर है। उसी प्रकार से जस्ट उसके नीचे अगर आप आइएगा तो दूसरा जो पर्वत श्रृंखला उसका नाम है मकालू। तो मकालू के अगर हाइट की बात करें तो 8,481 मीटर है। जस्ट उसके ऊपर जाइएगा तो आपको बगल में मिलेगा एवरेस्ट। ये देख सकते हैं, ये नेपाल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। मकालू, एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा ये सभी किस में आता है, नेपाल के देश में आता है। जबकि कंचनजंगा किस में आता है, भारत में आता है। उसी प्रकार से नंदा देवी किस में आता है, भारत में आता है। उसके बगल में जो बंदरपुछ है वो भी किस में आता है, भारत में आता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, तो अब आपसे पूछेगा माउंट एवरेस्ट किस में है, तो यहाँ से कंचनजंगा बाद मकालू, मकालू के बाद आपके पास आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट यहाँ पर इसकी हाइट है 8,848 मीटर। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। मकालू, माउंट एवरेस्ट के बाद जो दूसरा है वो नेपाल में है और उसका नाम है मसालू। तो मसालू हम लोग देख लेते हैं। एक मकालू है जिसका 8,481 मीटर हाइट है और दूसरा है माउंट एवरेस्ट के एक और आप बोल सकते हैं पूर्व दिशा में मकालू है और उसके पश्चिम दिशा में मसालू है। एक मकालू है और दूसरा कौन सा है, मसालू। उसके बगल में जो है वो धौलागिरी है। धौलागिरी की हाइट यहाँ पर लिखा हुआ है। धौलागिरी की हाइट है 8,172 मीटर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा है अन्नपूर्णा। इसके बाद धौलागिरी के बाद जो अगला पहाड़ है उसका नाम अन्नपूर्णा है और अन्नपूर्णा की हाइट यहाँ पर लिखा हुआ है 8,078 मीटर है। उसके बाद हम लोग भारत में प्रवेश कर जाएंगे और भारत में प्रवेश करने के बाद नंदा देवी और बंदरपुछ ये भी किस में मौजूद है, भारत में मौजूद है। तो नंदा देवी की हाइट यहाँ पर लिखा हुआ है 7,817 मीटर और यहाँ पर जो लिखा है बंदरपुछ, बंदरपुछ की हाइट नहीं लिखे। ओके, चलिए, तो बंदरपुछ ये भी किस में मौजूद होता है, भारत में मौजूद है। तो इस तरह से ये सारे बृहद हिमालय के पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो केवल बृहद हिमालय में मौजूद है। एक बार हम इसे आपको सीरीज में बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहली पर्वत श्रृंखला जो पश्चिम में मौजूद है उसका नाम है नंगा पर्वत। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़िएगा वो मिलेगा आपको बंदरपुछ, उसके बाद मिलेगा नंदा देवी, इसके अलावा अन्नपूर्णा, धौलागिरी, उसके बाद मसालू। मसालू के बाद मिलता है माउंट एवरेस्ट। दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद आपको मिलेगा मकालू और मकालू के बाद जो पर्वत मिलेगा उसका नाम है कंचनजंगा, जो कहाँ पर मौजूद है, भारत में सिक्किम में मौजूद है। उसके बाद सबसे लास्ट यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा आपको नामचा बरवा। नामचा बरवा के बाद आपको बताए थे कि ये पर्वत श्रृंखला क्या होती है, ऐसे करके जाती है और वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जा करके मुड़ जाती है। यानी कि ऐसे करके जाती है, अरुणाचल प्रदेश में ऐसे करके मुड़ जाती है और मुड़ने के बाद वहाँ पर अलग अलग प्रकार की श्रृंखलाएँ बनाती है। उन श्रृंखलाओं का नाम हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम है पटकाई पर्वत श्रृंखला। पटकाई पर्वत श्रृंखला। जस्ट उसके नीचे आपका नागालैंड राज्य मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं नागो पहाड़ियाँ। उसके जस्ट नीचे आपको मिलता है मणिपुर, तो मणिपुर में इसको मणिपुरी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। जस्ट उसके नीचे आपको मिलता है मिजोरम, इसको मिजो पहाड़ियाँ के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग राज्य में इसको अलग अलग पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, लेकिन ये यहाँ पर खत्म नहीं होता। इसके बाद आगे जा करके म्यांमार देश में भी ये पर्वत श्रृंखलाएँ प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार से ये था पर्वत श्रृंखला, वृहद हिमालय में मौजूद अलग अलग पर्वत चोटी, उसकी हाइट और यहाँ पर उसकी हाइट लिखा हुआ। इस हाइट को, डाटा को अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो पर्वत श्रृंखला है वो माउंट एवरेस्ट है। उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है जो हिमालय के क्षेत्र में आता है। एक चीज़ आपको बता देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 श्रृंखलाएँ हैं जो ट्रांस हिमालय में आता है। जब आपको बता चुके हैं ये ट्रांस हिमालय में आता है। तो ट्रांस हिमालय का जो सबसे ऊपरी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के जस्ट नीचे आइएगा तो आपको दूसरी पर्वत श्रृंखला मिलेगा जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी के जस्ट नीचे आइएगा तो आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगा जिसका नाम है जास्कर पर्वत श्रेणी। तो हम लोग 3 देखे, पहले है काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा कौन है, जास्कर श्रेणी। जस्ट जास्कर श्रेणी के नीचे भी एक
पर्वत श्रेणी है जिसे हम लोग पीर पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ओके, तो ये वाले हमारी किताब में नहीं दिया गया 9th वाले में, लेकिन हम लोग को ये 3 दिया गया। 3 हम लोग याद कर लेते हैं। पहला जो है वो काराकोरम है, दूसरे नंबर में लद्दाख श्रेणी है और तीसरे नंबर पर कौन है, जास्कर है। तो इस तरह से 3 आप याद रखिएगा, इस तरह से जास्कर है। ओके, ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछेगा कि सिंधु नदी कहाँ बहती है, तो आप बोलेगा कि जो जास्कर है और लद्दाख है उसके बीच में ये जास्कर पर्वत श्रृंखला है और दूसरा लद्दाख है और इसके बीच से सिंधु नदी बहती है, याद रखिएगा। ओके, यहाँ पर सिंधु नदी इन दोनों के बीच से निकलती है। तो ये पर्वत श्रृंखला किस में आता है, ट्रांस हिमालय में आता है, जो हिमालय के, जो वृहद हिमालय के उस तरफ है। ओके, यानी कि पूरे हिमालय श्रृंखला के उस ओर मौजूद है। तो इस तरह से यहाँ पर हाइट है। अब एक चीज और याद रखिएगा, लद्दाख श्रेणी जो आपको दिख रहा है, ओके सॉरी, काराकोरम श्रेणी जो दिख रहा है, वहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है केटू पर्वत। देखिए केटू पर्वत जो है, केटू यहाँ पर है, काराकोरम श्रेणी में केटू आता है। ओके, और केटू जो है इसी का एक और नाम है गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन इसी केटू को बोलते हैं। और इसकी हाइट की बात करें तो 8611 मीटर। अब ये हाइट इतना इंपॉर्टेंट है, आप ये समझिए। अगर आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है, तो आपको बोलना केटू, क्योंकि इसकी हाइट 8611 मीटर है। अगर आप माउंट एवरेस्ट बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है। लेकिन माउंट एवरेस्ट अगर आप देखिएगा तो वो नेपाल में स्थित है। नेपाल में ये स्थित है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है, लेकिन भारत का नहीं, क्योंकि भारत में है ही नहीं। अब दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं कंचनजंगा भारत में, लेकिन इसकी हाइट कितनी है, 8598 मीटर है कंचनजंगा की। ओके, तो कंचनजंगा जो है वो भारत में अवस्थित है, सिक्किम में, लेकिन ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज जानकर हैरानी होगी कि अगर आपसे पूछेगा हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा जो भारत में अवस्थित है, तब आपको कंचनजंगा मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो केटू पर्वत है वो हिमालय में नहीं है, हिमालय के उस तरफ है, और ये पहले ही बन चुका था। हम आपको बता चुके थे हिमालय पर्वत के निर्माण के विषय में। तो ये आप याद रखिएगा, केटू भारत का सबसे ऊंचा है, लेकिन आपको बोलेगा कि भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा, तो कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा। और अब बोलेगा हिमालय में सबसे ऊंचा, तो कौन सा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। तो इस तरह से हमने देख लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लिखिएगा। यहाँ पर इसकी हाइट के साथ साथ मैंने इसका कितना हाइट है ये भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमने मैप में आपको ये सारे चीज़ क्या कर दिए, दर्शा के दिखा दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को समझते हैं। देखिए शिवालिक श्रृंखला में दून पाया जाता है। तो ये दून क्या होता है हम आपको बता देते हैं। शिवालिक सबसे नीचे वाला हिमालय का 3 श्रृंखला में, पहले था महान हिमालय, उसके बाद निम्न हिमालय, उसके बाद जो तीसरा है वो शिवालिक है। लेकिन ये जो दून है ये निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच का क्षेत्र है। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच का जो बड़ी बड़ी घाटियाँ, जो लंबवत घाटी फैला हुआ है, उसी घाटी को हम क्या कहते हैं, दून कहते हैं। तो आपको यहाँ पर यही पूछा जाता है कि दून किसे कहते हैं, तो इसका एक छोटा सा परिभाषा है। और यहाँ पर कुछ दून का उदाहरण है, जैसे कि देहरादून, कोलिकट दून और पाटली दून। तो इस तरह से हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला के विषय में उत्तर से दक्षिण के विस्तार को समझ लिया, और किस प्रकार से उसे 3 अलग अलग भागों में बांटा जाता है ये भी समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं पूर्व से पश्चिम की दिशा में कितने भागों में बांटा जाता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग उत्तर से दक्षिण के क्रम में हिमालय को बांट चुके हैं। अब हम लोग आते हैं पूरब से पश्चिम के क्रम में बांटते हैं। पूरब उस दिशा में है और पश्चिम इस दिशा में, इस ओर से हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको सिंधु नदी दिख रहा है और उसके बगल का जो क्षेत्र है, ये 1 नंबर, इसको हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं। तो इस क्रम में हम इसे 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला पंजाब हिमालय होगा, दूसरा कुमायूं हिमालय होगा, तीसरा नेपाल हिमालय होगा, और चौथा जो हिमालय है उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये हिमालय के ही क्षेत्र का जो क्षेत्र है उसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो देखिए पंजाब हिमालय की अगर बात करें तो सिंधु नदी एवं सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है हम उसे क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। लेकिन ये किस ओर, पूरब से पश्चिम के बीच में। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं ये है सिंधु नदी और यहाँ पर सतलज नदी बहती है। तो सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या बोलेंगे, पंजाब हिमालय बोलेंगे। अब दूसरा जो है आप देख सकते हैं कुमायूं हिमालय, यहाँ पर देख सकते हैं कुमायूं हिमालय है, और ये सतलज तथा काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है हम उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर में नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली नदी के बाद और तथा तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है हम उसे नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। आगे तीस्ता नदी के बाद और दिहांग नदी के पहले का जो क्षेत्र है हम उसे क्या बोलते हैं, असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये था हिमालय के क्षेत्र के विषय में भारत के भौतिक स्वरूप का पहला भाग। जल्द ही मैं इसके दूसरे भाग में आऊंगा उत्तरी मैदान के विषय में। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर हिमालय के लेकर को किसी भी प्रकार का आप में डाउट है या कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।